आसमान में उड़ना शुरू किया और अगले ही पल आसमान में पहले की तरह ठंडी शक्तियों की लहर नजर आने लगी और मुकाबले के मैदान में ठंडी हवा चलने लगी। अचानक मैदान का तापमान कम होने लगा। मायरा की शक्तियों से मैदान में अचानक बदलाव होते देख बुजुर्ग काल के मुस्कुराते हुए बोले, सच में मायरा एक होनहार लड़की है और ये भेड़िया कबीले में जवान पीढ़ी के सबसे काबिल योद्धाओं में से एक है। असल में प्राचीन दानव कबीला अश्वा के जरिए भेड़िया कबीले से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहता था, लेकिन अश्वा की हरकतों की वजह से मायरा और नायरा तो उससे बात तक नहीं करती थी। साथ ही दोनों कबीलों के रिश्ते भी अच्छे नहीं थे। लेकिन प्राचीन दानव कबीला जानता था कि मायरा और नायरा दोनों अपने कबीले के लीडर की कुर्सी के लायक थी, जिसके चलते बुजुर्ग निषाद कालके की ओर देखते हुए बोले, बस एक बार प्राचीन दानव कबीला ये मुकाबला जीत जाए, इसके बाद तो ये सभी कबीले अपने आप झुकने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन कालके समझ गए थे कि अगर 6 प्राचीन कबीलों के जवान पीढ़ी के योद्धा मुकाबले में पहुंच गए तो हृदय पदार्थ को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। तभी मुकाबले के मैदान में मायरा ने अपनी बर्फीली शक्तियों से बर्फीली लहर का हमला किया, जिसके साथ पूरे मैदान में सफेद शक्तियों की लहर नजर आने लगी, जिसने अग्नि मूल शक्तियों को कमजोर कर दिया। मायरा की बर्फीली लहर इतनी ताकतवर थी कि अग्नि मूल योद्धा को सामना करने में मुश्किल होने लगी और जहां सभी सोच रहे थे कि यह मुकाबला टक्कर का होगा, वहां अब सभी हैरान थे कि मायरा ने अपने जितने ताकतवर अग्नि मूल शक्ति वाले योद्धा को बहुत ही मामूली ढंग से हरा दिया और मुकाबले के मैदान से सफेद पंख फड़फड़ाते हुए अपनी कुर्सी की ओर चली गई। मायरा के मुकाबले को देखकर विद्युत मन ही मन बोला, मायरा की शक्तियां सचमुच मेरी उम्मीद से भी ज्यादा। ऐसा कहते हुए उसकी आवाज बहुत धीमी थी और उसकी आंखें बंद थी, जिसे देखकर बगल में बैठे लीडर किंद्रा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि विद्युत खुद से बात कर रहा था, जिसके चलते वो मन ही मन बोले, ये लड़का बड़ा ही अजीब है। असल में किंद्रा ने कई बार विद्युत को खुद से बात करते देखा था। हालांकि वो जानते थे कि विद्युत के पास एक रहस्यमय आत्मा की मदद है जिसकी शक्तियां सुप्रीम लेवल पर हैं। लेकिन तभी विद्युत के कानों में एक और मुकाबले की आवाज सुनाई दी, जिसके साथ ही उसकी आंखों में परेशानी नजर आने लगी, क्योंकि ये मुकाबला अश्वा और राका के बीच होने वाला था। इसलिए विद्युत ने तुरंत पलटकर राका की ओर देखा और उससे कुछ कहना चाहा कि तभी उसके कानों में भीमा की आवाज सुनाई दी, मेघराज तुम्हें मैदान में देखना चाहिए। ऐसा कहते हुए भीमा ने अपनी नजरें मुकाबले के मैदान की ओर की और दोनों मुकाबले के मैदान की ओर देखने लगे, जहां 2 योद्धा शक्तियों से घिरे हुए थे, जिनकी शक्तियों ने मुकाबले के मैदान को ढक लिया था और चारों ओर शक्तियां ही शक्तियां नजर आ रही थी। लेकिन सभी जानते थे कि राका एक दूसरे पड़ाव का महाशक्ति योद्धा था और उसके सामने खड़ा अश्वा एक तीसरे पड़ाव का नश्वर रैंक योद्धा था, जिसके चेहरे की बेरहमी बता रही थी कि यह मुकाबला राका के लिए आसान नहीं होने वाला था। असल में अश्वा की जहरीली हरी शक्तियों ने मुकाबले के मैदान के आधे से ज्यादा हिस्से को ढक लिया था। वहीं दूसरी ओर राका की जलमूल शक्तियां लगातार अश्वा की शक्तियों के आगे कमजोर पड़ रही थी, जिसे देखकर भीमा गंभीर आवाज में बोला, राका का इस मुकाबले को जीतना आसान नहीं होने वाला। भीमा ने इतना कहा ही था कि तभी उसे अपनी ओर घूरती हुई नजरें महसूस हुई, जिसके साथ ही जब उसने उन घूरती नजरों की ओर ध्यान दिया तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा दोस्त एक महाशक्ति रैंक योद्धा होकर यह मुकाबला आसानी से जीत जाएगा? तुम तो ये प्रार्थना करो कि कहीं वो पूरी तरह से जख्मी ना हो जाए, क्योंकि उसके सामने वाले लड़के के इरादे नेक नहीं है और उसके शरीर से निकलती शक्तियां बता रही हैं कि वो कितना बेरहम और भयानक है। ऐसा कहते हुए उस लड़की की आवाज गंभीर हो गई, जिसे महसूस कर विद्युत ने कुछ नहीं कहा और अपना ध्यान मुकाबले की ओर करते हुए अपनी आत्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर राका से कहा, राका बेहतर होगा तुम इस मुकाबले से हार मान लो। तुम महाशक्ति रैंक पर होकर अश्वा जैसे 3 पड़ाव के नश्वर रैंक को नहीं हरा सकते। विद्युत की आवाज अपने मन में सुनकर राका एक पल के लिए हैरान हो गया, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि विद्युत आत्मिक शक्ति के इस्तेमाल से उससे बातें कर रहा है। इसलिए मैदान में मौजूद राका मन ही मन बोला, मेघराज मैं मुकाबले में ऐसे हार नहीं मान सकता। शायद तुम नहीं जानते, मैं कब से इसी मौके का ही इंतजार कर रहा था। तुम बस हमारे बीच हुए सौदे को मत भूलना। मैंने तुम्हें हृदय शक्ति पदार्थ से जुड़ी सभी जानकारी पहले ही दे दी है। ऐसा कहते हुए राका ने अपनी नजरें सामने बेरहमी से मुस्कुराते दानव कबीले के अश्वा की ओर की, जो उसी की ओर देख रहा था कि तभी वहां सभी को भामा की आवाज सुनाई दी, क्या तुम दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो? ऐसा कहते हुए भामा की नजर राका की ओर थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर शक्तियों की बात की जाए तो राका अश्वा का सामना ही नहीं कर सकता था। इसलिए खुद भामा को भी राका की फिक्र हो रही थी और वो अंदर ही अंदर खुद भी चाहते थे कि राका मुकाबले से पीछे हट जाए। लेकिन राका ने जैसे ही भामा की बात को समझा तो वो मुस्कुराकर बोला, मैं मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वहीं दूसरी ओर राका को पीछे न हटते देख अश्वा जोर जोर से बेशर्मी से हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगता है कि तू मुकाबले में मुझे इतनी आसानी से हरा पाएगा? तेरे पास बचने का एक अच्छा मौका था जिसे तू पहले ही गवा चुका है, लेकिन लगता है तुझे अपनी शक्तियों को लेकर कोई गलत फहमी हो गई है, जिसे मैं इस मुकाबले में दूर कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए अश्वा ने सख्त आवाज में भामा की ओर देखते हुए आगे कहा, बुजुर्ग भामा
अगर आपकी इजाजत हो तो हम मुकाबला शुरू करें, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी ही इस मुकाबले को निपटाना है। अश्वा की बात का मतलब समझकर भामा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन नियमों के चलते वो तब तक कुछ नहीं कर सकते थे जब तक राका खुद उनसे कुछ ना कहे। इसलिए भामा ने गंभीर आवाज में कहा, देखो, मैं तुम दोनों से साफ साफ कह देता हूँ कि ये सिर्फ एक मुकाबला है, इसलिए गलती से भी एक दूसरे पर जानलेवा हमला मत करना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो नियमों के हिसाब से मैं तुम्हें मुकाबले से बाहर कर दूंगा। हालांकि विद्युत समझ गया था कि भामा भी राका को पीछे हटने का मौका दे रहे थे, लेकिन राका ने उस मौके को नजरअंदाज कर दिया था, जिसके चलते विद्युत को भी उसकी फिक्र होने लगी थी कि तभी उसको अपने बगल में बैठी खूबसूरत हरे कपड़ों वाली लड़की प्रिंसेस एल्फ की आवाज सुनाई दी। ये लड़का तो सच में बेवकूफ है, इसकी शक्तियां महाशक्ति रैंक पर है, ये चाहकर भी ये मुकाबला नहीं जीत सकता, इसे उस बुड्ढे की बात मानकर पीछे हट जाना चाहिए था। फिर उस लड़की ने गंभीर आवाज में कहा, वैसे क्या नाम है उस लड़के का? जिसे सुनकर विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, अश्वा। इस पर वो लड़की बोली, हाँ, ये अश्वा एक नश्वर रैंक योद्धा है और इसके शरीर में प्राचीन दानव के खून का अंश भी समाहित है, जो अभी जागृत नहीं हुआ है। अगर इसने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया तो राका का बचना नामुमकिन है। देख लो मेघराज, तुम्हारा दोस्त तो मुसीबत में है। ऐसा कहते हुए प्रिंसेस एल्फ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसकी बातें सुनकर विद्युत की भौहें सिकुड़ गई और तभी सभी को एक धमाके की आवाज सुनाई दी और मैदान में दो परछाइयां पीछे हटती नजर आई। ये परछाइयां किसी और की नहीं बल्कि अश्वा और राका की थी। विद्युत देख पा रहा था कि पहले ही हमले में राका 20 कदम से ज्यादा पीछे हट गया था, वहीं दूसरी ओर अश्वा पर तो हमले का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और अगले ही पल अश्वा ने अपनी शक्तियों से भरी तलवार बाहर निकाली और उसे गंदे तरीके से चाटते हुए उसमें शक्तियां भेजनी शुरू की, जिसके साथ वो तलवार अजीब सी लाल रंग की होने लगी और उसमें से लाल धुआं उठने लगा और उसके चारों ओर धुंधलाहट नजर आने लगी। विद्युत देख रहा था कि जैसे जैसे शक्तियां तलवार के अंदर जा रही थी उसकी चमक बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर वो मन ही मन बोला, अश्वा अपने सबसे ताकतवर हमले का इस्तेमाल करने वाला है। उम्मीद करता हूं कि राका उसके हमले से बचने में कामयाब हो जाए। वहीं दूसरी ओर राका भी अश्वा की खूनी तलवार को देखकर समझ गया था कि अश्वा का दूसरा हमला ताकतवर होने वाला है, इसलिए उसने भी अपने हाथ से सील बनानी शुरू कर दी, जिसके साथ उसके शरीर से ढेर सारी शक्तियां नजर आने लगी जो उसके सामने इकट्ठा होने लगी और एक बड़े भाले में बदलने लगी। इस वक्त मैदान में दो अलग अलग रंग की शक्तियां इकट्ठी हो रही थी, लाल और नीली, इसलिए मैदान में धुंधलाहट नजर आने लगी थी। लेकिन तभी अश्वा हंसते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारी शक्तियां कितनी कमजोर है और तू चाहकर भी मुझसे मुकाबला नहीं जीत सकता। अश्वा की बात सुनकर विद्युत ने मन ही मन कहा, भले ही अश्वा की नजर सामने खड़े राका पर हो, लेकिन ये तो जानबूझकर मुझे ही उकसाना चाह रहा है। लेकिन विद्युत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो मन ही मन आगे बोला, राका का हमला अश्वा के हमले से बहुत कमजोर है, अगर दोनों हमले टकराए तो अश्वा राका को बुरी तरह जख्मी कर देगा। और तभी विद्युत को राका की भारी आवाज सुनाई दी, जिसने चिल्लाकर कहा, स्पिरिट वाटर पाइथन। अचानक राका के इतना कहते ही उसके सामने मौजूद भाला कांपने लगा और अगले पल उसके चारों ओर जल मूल शक्ति का पाइथन स्पिरिट दिखाई देने लगा, जिसे देखकर अश्वा की भौहें सिकुड़ गई और उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि अश्वा समझ गया था कि राका ने उसके साथ चाल चली थी। अचानक राका को सीली बदलते देख अश्वा समझ गया कि उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो इस हमले से बच सके। अश्वा भले ही नश्वर रैंक योद्धा था, लेकिन वो भी उस हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए अश्वा राका की चालाकी पर नाराजगी के साथ चिल्लाकर बोला, तूने मेरे सामने चाल चलने की कोशिश की, अभी तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। लेकिन अश्वा की बात का राका पर कोई असर ही नहीं पड़ा और वो मुस्कुराते हुए बेरहमी से बोला, मैं जानता हूँ कि तू एक नश्वर रैंक योद्धा है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुझे बता दूंगा कि मुकाबले में मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए राका ने अपनी कलाई घुमाते हुए हाथ का इशारा अश्वा की ओर किया, जिससे अचानक ही उसके हाथ से निकलती नीली शक्तियां तेजी से बढ़ी और सामने मौजूद भाला कांपता हुआ तेज रफ्तार में आगे बढ़ा। देखते ही देखते वो एक 20 फीट लंबे नीले पाइथन में बदल गया और अपना मुंह खोलकर सामने खड़े अश्वा की ओर दौड़ पड़ा। वहीं दूसरी ओर अश्वा ने तुरंत अपनी लाल तलवार से सीधा वार किया, लेकिन जैसे ही उसकी खूनी तलवार पाइथन स्पिरिट से टकराई वो कमजोर पड़ने लगी और अगले ही पल नीले पाइथन ने पूरी तलवार निगल ली। ये देखकर सभी हैरान रह गए और पूरा मैदान राका के नाम से गूंजने लगा। ये देखकर लोग सोचने लगे कि एक महाशक्ति रैंक का योद्धा नश्वर रैंक योद्धा पर भारी पड़ रहा है। लेकिन विद्युत जानता था कि इस वक्त भले ही राका आगे दिख रहा हो और उसने अपनी सारी शक्तियां खर्च कर दी थी, स्पिरिट पाइथन ने भले ही ताकतवर तलवार निगल ली थी, लेकिन ये जीत के लिए काफी नहीं थी। अगले ही पल नीला 20 फुट का पाइथन अश्वा के शक्ति कवच से टकराया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और नीली धुंध चारों तरफ फैल गई।
फिर अचानक धुंध के बीच से एक लाल पंजा निकला और सीधे राका के सीने में जा धंसा, जिससे राका के मुंह से दर्द भरी चीख निकली और वो उड़ता हुआ दूर जमीन से जा टकराया। ये देखकर पूरा मैदान खामोश हो गया। अचानक धुंध के अंदर से एक लाल परछाई तेजी से बाहर निकली और अगले ही पल वो राका की ओर बढ़ी, जबकि वो अभी ठीक से संभल भी नहीं पाया था। ये देखकर मलिका घबराकर बोली, राका जल्दी से मुकाबले में हार मान लो और पीछे हट जाओ। राका ने जैसे तैसे हार मानने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि ठीक उसी पल आसमान से एक लाल शक्ति तलवार सीधी उसके सीने में घुस गई, जिससे खून का फवारा पूरे मैदान में फैलने लगा, जिससे राका दर्द से चीखा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल विद्युत परछाई बनकर मैदान में पहुंचा और उसके शरीर से ढेर सारी रंग बिरंगी शक्तियां फूट पड़ी, जिसने पूरे मैदान को घेर लिया। विद्युत गुस्से में बोला, अश्वा तूने ये ठीक नहीं किया। राका हार मान चुका था, फिर तूने उस पर हमला क्यों किया? ये सुनकर अश्वा अपने हाथ का खून पोंछते हुए शैतानी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा ऐसा क्या? अफसोस मेरे दोस्त, पर मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। खैर मुकाबला खत्म हो चुका है, तो इस सब का अब कोई फायदा नहीं। फिर वो जाते जाते अपने कंधे उचकाकर बोला, और हाँ मेघराज, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। तेरा ये कमजोर दोस्त अभी मरा नहीं है, बस थोड़ा सा जख्मी हो गया है। साल भर में फिर ठीक हो जाएगा। अश्वा ने इतना कहा ही था कि उसे पीछे एक भयानक दबाव महसूस हुआ। जैसे ही वो पलटा, उसके सामने रंग बिरंगी शक्तियों से घिरा विद्युत खड़ा था, जिसे देखकर अश्वा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखकर भामा समझ गए थे कि विद्युत अब पूरी तरह क्रोध में है। आखिर विद्युत का ये मेघराज रूप क्या है जो पूरे मैदान को थरथरा रहा है? क्या अश्वा की मौत